अखाड़े वो सब गांव में है, गांव में हाँ। मौजूद है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ एक एथलेटिक स्टेडियम भी अगर आ जाएगा, ब्लॉक लेवल पे भी आ जाएगा, तो वहाँ फिर उनको आगे के लेवल की प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा ना। सोचना कि IPS IAS के बच्चे ही आगे बढ़ते, ऐसा नहीं, वो आसान नहीं है उनके लिए। मतलब वो सेम उनको भी उसी तरह की रगड़े से निकलना है, उतना ही टफ एग्जाम है उनके लिए भी। बातें मैं कहता हूँ कि इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट नहीं है। कई लोग नॉलेज तो आपका प्रीलिम्स में हो गया, मेंस में हो गया, तभी तो आप छट करके टॉप 3000 में आए हो 15 लाख में से। कि भाई UPSC को क्या चाहिए, सबसे पहले हमें देखना चाहिए। उनको एक इंटेलिजेंट आदमी चाहिए, उनको एक ऐसा चाहिए मोटिवेटेड हो, जो लाइफ में पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं सोचता हो। दूसरा, गलत लोगों से और गलत एडवाइस से बचें, क्योंकि बहुत सारे हम एनर्जी उसमें भी खो देते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम आजकल है भी हमारा एक सलाहकार ये दो। राम राम, नमस्कार। इस टाइम आप हरियाणा तक देखने लाग रहे सो और मेरा नाम है सोनिया सत्यानिता। आज हम आपने बहुत खास मेहमान तक मुखातिब करावेंगे। वो IPS रहे हैं और उत्तराखंड के DGP भी रहे हैं और इसके साथ साथ हरियाणा की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। आज हमारी गेल से हैं अशोक कुमार जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तक टाइम देने खातर। और शुक्रिया सोनिया जी, और राम राम आपको भी। जैसे कि मालूम चला कि आपकी जर्नी गांव से शुरू हुई, आप IPS बने, आप उत्तराखंड के DGP बने, है ना, बहुत सारी उपलब्धि आपके हिस्से आई। वो उस सफ़र पे भी बात करांगे, लेकिन ईब मेरा जो आपसे सवाल है वो यही है कि अपने जो ओलंपिक के मेडल हैं वो 7 से 50 तक वो किस तरीके से जाएंगे, या यो करण ताई के करना चाहिए? देखो सोनिया जी, हमने इस काम के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस करी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसका जो टॉपिक रखा था लक्ष्य ओलंपिक 2036, 7 से 70 तक का सफ़र। और इसका जो इनॉग्रेशन है वो भी हमने नीरज चोपड़ा से करवाया था, जिससे कि वो तो सबसे बड़ा स्टार है हमारा। तो उसका पर्पज़ ये था कि जो है हम लोग ओलंपिक कराने वाले 2036 में अपने देश में, जो पहली बार होगा इंडिया में, आज तक नहीं हुए ओलंपिक्स। तो अभी अलॉट नहीं हुआ, बट उम्मीद है कि अलॉट हो जाएगा। तो जब हम कराएं, तो जैसे चाइना ने जब कराया तो 2012 में तो वर्ल्ड नंबर 1 हो गया वो। हम तो 50 से भी नीचे रहते रैंक में, ओवरऑल रैंकिंग हमारी वर्ल्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 50 के नीचे गए भी हम 6 मेडल के साथ। पिछली बार हमने टोक्यो में 7 मेडल जीते थे, तो हाईएस्ट मेडल 7 हैं। हम कह रहे हैं हमें 7 से 70 पे पहुंचना है। जब कभी 70 मेडल तक पहुंचेंगे तो हमारा रैंक टॉप 5 में आ जाएगा। तो जब अपने देश में हो रहा हो, जिसकी फील्ड उसका शील्ड, ऐसे बोलते हैं ना, जिसका फील्ड उसकी शील्ड, तो कम से कम हम टॉप 5 में तो रहे वर्ल्ड के। ये तो नाक कट जाएगी एकदम। और वैसे जिस तरह का जितना अच्छा हरियाणा कर रहा है ना देश भर में, अगर पूरा देश करने लग जाए तो ऐसे ही 4 से 100 पहुंच जाएंगे। 4 तो हमारे आए ना मेडल। और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? हमारी पॉपुलेशन देश का 2.5-3% है। तो फिर तो अगर पूरा देश हरियाणा की तरह खेलने लग जाए तो 100 मेडल पे पहुंच सकते हैं। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी हम किस तरह से माने? जैसे कुश्ती हरियाणा के लिए माकूल है, अब कहीं पर नदी है तो वहां पर तैराकी वाले गेम्स होंगे या दूसरे गेम्स होंगे, तो ये किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा? हमने जो एक कॉन्फ्रेंस भी करी थी, हमने 7-8 बड़े पॉइंट निकाले। इनमें से सबसे बड़ा पॉइंट है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब खेलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने की जरूरत है, सुधर रही है पर और तेजी से सुधारने की जरूरत है। मतलब एक जो स्टेडियम अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब ब्लॉक लेवल पे एक ऐसा स्टेडियम हो जहाँ सारे लोकल जो गांव के आसपास के वहाँ जा करके आगे प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेडियम है हमारा, उसको ऐसा करने की जरूरत है कि सारे नेशनल लेवल तक के गेम मतलब उसमें कर सकें। और स्टेट लेवल पे 1-2 ऐसे स्टेडियम होने चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल के। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जितना सुधरेगा, भाई जब ग्राउंड ही नहीं होंगे तो प्रैक्टिस, जैसे नीरज चोपड़ा को कहाँ कहाँ जाना पड़ता था प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले खेल के मैदान बनवाने हैं और हर गांव में हो, और ब्लॉक लेवल पे प्रॉपर स्टेडियम हो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेडियम बिल्कुल नेशनल खेलों जैसा हो। ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, जो हम लोग जो टैलेंट हंट है, ठीक है ना, खेलो इंडिया में अंडर-17 को पिकअप कर रहे हैं हम। ठीक है, अंडर-17 वो एज हो जाती है, उसके बाद उसको मोल्ड करना, चेंज करना उतना आसान नहीं है। मैं कहूँगा उसको अंडर-13 से पकड़ने लगे, क्योंकि 12-13 पे जो बच्चा हमने पकड़ लिया ना, कैच दम यंग, वो फिर 10-12 साल उस पर रगड़ा लगाएंगे तो 2-3 ओलंपिक खेल सकता है। तो हमारे रिजल्ट और ज़्यादा आएंगे। जैसे हरियाणा ने खेल नर्सरी शुरू करी है, उसको और सिस्टमेटिक करके पूरे देश में अगर ये लागू हो जाए
कि 11, 12, 13 तक हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर लें और फिर उस पर फोकस करें, एकदम फोकस ढंग से 10-12 साल लगाएंगे तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। मतलब तीसरा जो है कोचिंग का स्टैंडर्ड। हमारे जो कोच हैं, अभी आप देखो नीरज भी बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वैसे उसने कहा हमारे यहाँ कोचिंग की कमी नहीं है, पर कोच की जो क्वालिटी है उसमें अभी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो हमारी जितनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, पहले कोच NIS बनाता था, अब हमारी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई भी बना रही है, और भी देश भर में 11-12 यूनिवर्सिटियाँ डिक्लेयर हो गई हैं, वो भी बनाया करेंगी कोच, ठीक है। किंतु हमें उसमें क्वालिटी मेंटेन करनी है, और एक दिन ऐसा है कि हमारी नंबर भी हों खूब सारे और क्वालिटी भी इंटरनेशनल लेवल की हो, तो सर्टनली हम ओलंपिक की तरफ हमारा अगला कदम होगा। इसी तरह से जो स्पोर्ट्स साइंस है, स्पोर्ट्स साइंस सब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने लगी, उसमें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है। तो उसमें क्या है ना, हमारे यहाँ सारा फॉरेन कॉन्सेप्ट अभी तो विदेश से लिया हुआ है, समझ लो। तो जब वो हमारे हिसाब से अनुकूल ढालेंगे ना, तो उसके ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। हमारी ओपन अपनी रिसर्च होगी, भाई न्यूट्रिशन है, हम खाली नॉन वेज के पीछे क्यों पड़े हैं, वेजिटेरियन में भी तो हम लोग, हरियाणा पहलवानी में हमेशा जीतता रहा है, तो उसके वो अपनी रिसर्च करेंगे अपने हिसाब से, तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब स्पोर्ट्स साइंस भी हमें जितना ज़्यादा अपनी लोकल माहौल के हिसाब से रिसर्च करेंगे उतना बढ़ेंगे। एक बड़ा पॉइंट हो रहा है, हमारे देश ने कहा कि भाई हम इन 5 गेम में अच्छे, मान लिया, या 10 गेम में अच्छे, 10-12 गेम पिक कर लिए इन्होंने, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, इन सब में अपना पैसा लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, बाकी में क्यों नहीं लगा रहे जी? अगर हमारा टारगेट बड़ा है, अगर हमें वर्ल्ड में टॉप 5 में पहुंचना है, तो हमें हर खेल पे फोकस करना है। सबसे ज़्यादा मेडल एथलेटिक्स में है, स्विमिंग में है, जिम्नास्टिक्स में, हम कहीं भी नहीं, 0 पे वहाँ। हम सोचते हैं इन्हीं में अच्छे, तो आपकी फाइट ही 10-15 तक लिमिट रह गई, फाइट का रेंज कम हो गया ना हमारा। हम 15 मेडल के लड़ रहे, 5 जीत के आ जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हम 200 मेडल के लड़े ना, तो हम उसको जो है ना, इसकी भी जरूरत है कि हम उस रेंज को बढ़ाएं। भाई कहीं पे वाटर स्पोर्ट्स में 33 मेडल हैं, कयाकिंग, कनोइंग में, रोइंग में और मिला के, और उससे भी ज़्यादा हैं, तो उसको उस पर फोकस करें किसी एरिया में, किसी एरिया में आर्चरी में फोकस करें, किसी एरिया में एथलेटिक्स, तो पूरे देश में फोकस करें। जिम्नास्टिक्स में क्या है, चाइना कहाँ कितना आगे चला गया, तो हम कैच दम यंग वाली बात है, बच्चों से शुरू करेंगे, जिम्नास्टिक्स में भी आगे आएंगे। अब तो सोचते हैं जिम्नास्टिक्स में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम सोचते हैं कि एथलेटिक्स में तो सारा ही अफ्रीकन कंट्रीज ने टेक ओवर कर लिया, भाई हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे लिए अमूमन ये होता है कि कुश्ती में आ गए, हम कुश्ती को जानते हैं, हम जान गए क्रिकेट को, जान गए जी, हम तो ओलंपिक में अभी आए ही नहीं। हाँ, ओलंपिक में नहीं है। अब मनु भाकर ने मेडल जीता तो हम मनु भाकर वाले गेम को जान गए, हम नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता तो नीरज चोपड़ा वाले गेम को जान गए। हाँ, वही तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें, मेरे विचार से फोकस करके, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हैं, हर स्टेट के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हैं, सारे खेलों पे ध्यान देना पड़ेगा। और चलो एक स्टेट मान लिया सारे 30-35 डिसिप्लिन है, सब में नहीं कर सकता, तो एक स्टेट 10 से 15 में फोकस करें, तो अलग अलग स्टेट करेंगे तो पूरे देश में एटलीस्ट अलग अलग होती है स्ट्रेंथ। पहाड़ वालों की स्ट्रेंथ कहीं और है, नॉर्थ ईस्ट की स्ट्रेंथ कहीं और है, समुद्र किनारे वालों की स्ट्रेंथ कहीं और होगी, बट हम सारे लगेंगे तो दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री हम, सबसे ज़्यादा, तो हम नंबर 1 होने चाहिए। नंबर 1 नहीं तो टॉप 5 में तो आए, इसलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस करी 7 से 70 तक का सफ़र। गलती कहाँ है ना, फेडरेशन का क्या रोल है, वो प्रोफेशनल तरीके से खेल करवाए ना। फेडरेशन की जितनी और ऊपर की चीज़ें वो सब खत्म हो जाएं, अगर सब पॉलिटिक्स खत्म हो के प्रोफेशनलिज्म आ जाए कि मेरिट पे लड़का जाएगा, मेरिट पे लड़की आगे जाएगी, तो फर्क पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ों में हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया, और यही मेन बातें हैं कि भाई हमारे बच्चे यंग शुरू करें, उनको अपने कैरियर की चिंता ना हो, कोचिंग का स्टैंडर्ड बढ़े, स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर हाई हो, तो रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे। और हमें स्पेक्ट्रम बढ़ाना है, मतलब हम लिमिटेड खेलों पे ना रहें, हमें हर खेल में
कोशिश करें डाइवर्सिफिकेशन करें। लेकिन ये हो कि वो जैसे मान ले कि मैं कुश्ती कबड्डी के खिलाड़ियों को देखती हूँ, गांव देहात में अखाड़े होंगे, वहीं पे चले जाते, वहीं पे खेलते हैं, कोई अड़ोस पड़ोस के कोई काका ताऊ या कोई रिटायर्ड कोई फौजी होंगे, वो उनको सिखाते मिलेंगे। प्रोफेशनल कोच उनको तब मिलते हैं जब वो कोई छोटा मोटा मेडल ले लेते हैं। इस ये जरिया फिर किस तरह से हो कि उनको शुरुआत में अच्छी ट्रेनिंग मिले? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने कहा भी कुश्ती अखाड़े वो सब गांव में है, गांव में हाँ। मौजूद है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ एक एथलेटिक स्टेडियम भी अगर आ जाएगा, ब्लॉक लेवल पे भी आ जाएगा, तो वहाँ फिर उनको आगे के लेवल की प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा ना, बड़े लेवल के कोच मिल जाएंगे उनको। वो इसलिए मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाने की जरूरत है कि ब्लॉक लेवल पे एक फुल स्टेडियम हो जाए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिल्कुल फुल फैसिलिटी वाला हो जाए। मतलब जैसे ब्लॉक लेवल वाले में जरूरी नहीं है मैं एस्ट्रोटर्फ लगाऊं, जरूरी नहीं है मैं सिंथेटिक एथलेटिक को बनाऊं, बस एक रनिंग ट्रैक हो जाए मेरा, कम से कम फैसिलिटी है ना, वहाँ सारी फैसिलिटीज होंगी तो उसका रिजल्ट फर्क पड़ेगा। इसी तरह से कोचेज की संख्या भी बढ़ाएं और उनकी क्वालिटी भी बढ़ाएं। लेकिन यहाँ एक सवाल भी होता है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तक कैसे जाएं? क्या वहाँ पर पेपर होता है? कौन सा टेस्ट होता है? मुझसे भी खुद कई सारे जो गांव देहात के व्यक्ति वो पूछते हैं कि केवड़े बालक जो कौन सी उम्र में भेज दें कि उनका पेपर हुआ है, ये कौन से मास्टर से बात करें, बेरा ही नहीं लागता कि उड़े कोड पर फॉर्म काट दिया उन्होंने। देखिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का अभी तो 2 साल हुए हैं चलते हुए। स्पोर्ट्स स्कूल हमारा पुराना है राई में, 51 साल पुराना, और यूनिवर्सिटी 2 साल हुआ है। तो मैं अभी क्लियर करता हूँ, एकदम किसी को मुश्किल नहीं होगी, एकदम भी आसानी से पता लग जाएगा। 2 तरह के कोर्स हम चलाते हैं। पहला है कोच बनने का कोर्स यूनिवर्सिटी में पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। अभी हमने 13 खेलों में चला रखा है, कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, योगा में भी चला रखा है। तो आप कोच बनते हो, ठीक है ना, फिर आपको नौकरी भी मिल सकती है। तो कोच बनने के लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1 आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी फील्ड में कहीं से भी, और नंबर 2 आपने किसी भी खेल में नेशनल लेवल तक खेला हो या इंटर यूनिवर्सिटी खेला हो, ठीक है ना। तो उस लेवल का आप आदमी रहे हो तब आप जो है कोचिंग के लिए हमारे यहाँ वो दे सकते हो। ये सर्टिफिकेट देखेंगे, फिर आपके थोड़ी फिजिकल ट्रायल्स होंगे, गेम की स्किल भी, आप बैडमिंटन के कोच बनना चाह रहे हो, आपको बैडमिंटन की स्किल नहीं है, वो देखा जाएगा और फिर आप जो है आपको एडमिशन हो जाएगा। 1 साल का कोर्स है ये, पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। फिर कोर्स हैं ग्रेजुएट बनने के, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी करते हैं लोग, तो वो हमारे यहाँ हैं BPES, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, एंड BSc स्पोर्ट्स साइंस। 12वीं के बाद, ठीक है, 12वीं आपने कहीं से भी स्कूल से करी 10+2, और उसके बाद आप इन खेलों में दाखिला ले सकते हो। हमने यहाँ शर्त सिर्फ लगाई डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर हो, क्योंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो प्लेयर तो वहाँ आना ही आना चाहिए, तभी जाके वो अच्छा करेगा, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बनेगा, कल को कहीं PTI लगेगा, स्पोर्ट्स टीचर लगेगा, जो BPS MPS करके ना हमारे, तो और BSc स्पोर्ट्स साइंस करके वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बन जाएंगे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। तो ये सारे कोर्स हमारे यहाँ हैं। इसमें बेसिकली उसको एक स्पोर्ट्स पर्सन होना जरूरी है, और 12वीं के बाद वो आकर के हमारे यहाँ। और जो राई स्कूल हैं वो सर? राई स्कूल जो है हमारा 5वीं से शुरू होता है, 5वीं से 12वीं तक। तो उसमें 5वीं के लिए जब है तो एडमिशन टेस्ट होता है, फिजिकल भी होता है, रिटन भी होता है। यूनिवर्सिटी में रिटन नहीं होता है, एक फिजिकल बेसिक होता है। स्कूल के लिए फिजिकल भी होता है, रिटन भी होता है। और वो बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड भी है वो। और ये कब से कब तक दे सकते हैं? ये पेपर कब होता है? पेपर आमतौर पे दिसंबर से फरवरी के बीच होता है, कभी कभी मार्च भी हो जाता है। और स्कूल में उनको पूरी जो है वो सारी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग मिलेगी? हाँ, स्कूल में राइस स्पोर्ट्स स्कूल का सिस्टम ये है कि एक तो सब के सब 100% बच्चा हॉस्टल में रहता है, ठीक है, और दूसरा उनका जो बाकी सारे उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जितना जो कॉमन सब्जेक्ट जो कोई भी स्कूल पढ़ाता है वो पढ़ाया जाता है। उनका एडिशन क्या है, फर्क क्या है, राइस स्पोर्ट्स स्कूल में बाकी हर स्कूल में फर्क ये है, सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा डेली गेम होना ही है। तो 3 घंटा जो बच्चा स्पोर्ट्स करता है वो जिंदगी भर के लिए फिट हो गया। देखो स्पोर्ट्स हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंसंट्रेशन, फोकस, डेडिकेशन। रिजल्ट आना है, ऐसे थोड़ी चैंपियन बनते हैं। यही चीज जिंदगी में सफलता के लिए चाहिए, तो वो किसी न किसी फील्ड में सफल हो ही जाएगा। तो इसलिए राइस स्पोर्ट्स स्कूल के बच्चे सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं, जनरल्स बन रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। अब आपकी जो बोली है मैं कहूँगी वो देख के कह तो नहीं सकता को हरियाणा का आदमी है ना? पक्का हरियाणा का हूँ जी। आप हो हरियाणा के है ना, मतलब आप जो बड़ी सौम्यता जुकर बोलने लग रहे हैं। अब अपनी जर्नी बता दें आप। मैं
कुराना गांव का रहने वाला हूँ, पानीपत जिले में, और मैंने 10वीं वहीं से करी है, सरकारी स्कूल से। हमारी तो फीस भी 10 पैसे ही हुआ करती। हाँ, तो फिर 11वीं 12वीं में मैं सोनीपत आ गया, हिंदू कॉलेज, और यहाँ से मैं किस्मत से IIT दिल्ली में पहुँच गया। वहाँ से मेरा ट्रैक बदल गया, और IIT दिल्ली से फिर मैंने सिविल सर्विस का पेपर दे के IPS में आ गया। तो IPS के बाद यूपी का ऑर्डर मिली, वहाँ पे पहला पोस्टिंग मेरी। आप अपने गांव के पहले IPS होंगे? हाँ जी, हाँ। अभी तक का तो अकेला भी हूँ, अभी तक का खेले। हाँ, बट मेरी बेटी बन गई इसी साल। हाँ, इसी साल मेरी बेटी IPS में आ गई। हाँ जी, हाँ जी। वो इंटरनेशनल प्लेयर थी बैडमिंटन की, कुहू गर्ग। हाँ, तो फिर मैं इलाहाबाद से नौकरी शुरू करी, और यूपी में, और आखिरी में वहाँ SSP मथुरा था। फिर यूपी का डिवीजन हो गया, उत्तराखंड बन गया, फिर मैं उत्तराखंड काडर में आ गया। और आपको पता ही है, फिर वहाँ पे यूपी में भी मैं 15 जगह रहा हूँगा, मतलब इलाहाबाद, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहाँपुर, मैनपुरी, बहुत सारी पोस्टिंग करी, हरिद्वार, नैनीताल। ये सब कर के फिर पुलिस हेडक्वार्टर आए। मैंने बीच में BSF में डेपुटेशन किया, दिल्ली में, और पंजाब बॉर्डर पे और बंगाल बॉर्डर पे, दोनों पे रहा। CRPF में भी किया 1 साल, 4 साल BSF में किया, फिर वापस स्टेट में जाके आपको पता ही है DGP से रिटायर हुए। 3 साल DGP रहा मैं, 2020 से 23 नवंबर तक। हाँ जी। ये भी एक अमूमन मान के चलते हैं कि जो IPS होते हैं उनके ही घराने के जो बच्चे हैं वही उसी लेन में आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा तो नहीं है। तो जो आम मिडिल क्लास परिवारों के जो बच्चे हैं इस समय आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखो, एक तो ये सोचना कि IPS IAS के बच्चे ही आगे बढ़ते, ऐसा नहीं है। वो आसान नहीं है उनके लिए। मतलब वो सेम, उनको भी उसी तरह की रगड़े से निकलना है, उतना ही टफ एग्जाम है उनके लिए भी। तो मेरे विचार से तो जो आम घराने का बच्चा है उसके लिए भी पहुंचना मुश्किल नहीं है। सबके लिए एक ही जर्नी है। एग्ज़ाम बहुत टफ है, आपको पता ही है। 15 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से 10,000 प्रीलिम्स पास करते हैं, फिर 10,000 में से 3,000 में इंटरव्यू के लिए होते हैं। तो फाइनली पहले 200 ही IAS IPS बन पाते हैं। तो बहुत टफ जर्नी है, पर असंभव कुछ नहीं है। भाई हम तो गांव के स्कूल में थे, तो अगर डेडिकेशन से फोकस्ड होके पढ़ेंगे, एकदम से कि भाई सिंगल अर्जुन की तरह एक ही नज़र जो है निशाने पे, टारगेट पे रहेगी, तो रिजल्ट आएंगे। तो ये IPS बनने के लिए सोशल मीडिया से दूरी, जैसे मैं उन तमाम लोगों के इंटरव्यूज देखती हूँ, ज़्यादातर बताते हैं हम सोशल मीडिया से दूर रहे, हम रिश्तेदारों के घर नहीं गए, हमने सबसे मिलना छोड़ दिया था। तो ये अनुशासन क्या हर किसी के लिए ज़रूरी है? आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स तो देखिए बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ। वो अनुशासन की मेरी अपनी सोच है कि 10 से 12 घंटे के एवरेज पढ़ाई की कर कम 2 साल लगातार, इतना तो मिनिमम है। इसके बाद आपने कितना, मतलब जैसे मैंने कहा ना, ये वो एग्ज़ाम है जहाँ देश का सबसे टफ एग्ज़ाम है। तो मैं बता दूँ, मैंने IIT भी वो किया, क्रैक किया, और ये भी क्रैक किया, पर ये बहुत ज़्यादा टफ है। तो इतनी स्टडीज के बाद तो बेस बनता है, फिर उसके बाद आपका एग्जाम में कितनी एफिशिएंसी से आपका पेपर हुआ। ऐसा होता है ना, आपको आता सब पेपर नहीं लिख पाते कुछ लोग, है ना। तो वो जो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं ना, फोकस की, वो इसलिए कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे जाने लग गए फिर आपका ध्यान बढ़ गया। ये तो सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन रहेगी, सिर्फ चिड़िया की आंख जब तक दिखेगी उस तभी निशाना संभव है, नहीं तो भटक जाएंगे। और क्या किसी कोचिंग सेंटर के सहारे ही आप पढ़ लिख सकते हैं? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। कोचिंग सेंटर कोई जरूरी नहीं, वो खाली एक गाइडेंस है। कोचिंग से बन जाते तो हर साल 15 लाख ना बन जाते हैं। सारे लोग कोचिंग कर लेते हैं, तो उससे नहीं बनते। वो तो एक छोटा सा गाइडिंग का तरीका है। आजकल सब कुछ वैसे भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। कोचिंग का इतना ही सपोर्ट है कि आपको बेसिक गाइडेंस मिल गई, उसके बाद मेहनत तो आपकी है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ठीक है, ये होना चाहिए, प्लस फोकस। मतलब आपका इधर उधर ध्यान ना भटके। और जो मैंने कहा 10 से 12 घंटे का लगातार 2 साल। फिर स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है कि इतना भी आता तो समझ लो 1 लाख लोग ये कर लेते हैं 15 लाख में से, जो मैं बोल रहा हूँ। अब 1 लाख में से आएंगे कौन, यही 100-200 आएंगे। तो जो जितना ज़्यादा स्मार्ट काम कर रहा है, कई लोग क्या है ना, अपने को इतना फैला लेंगे, उनकी उसमें नहीं रहता, दिमाग में नहीं रहेगा। हमको बहुत फोकस और लिमिटेड तैयारी करनी है, जो मेरी एग्जाम ओरिएंटेड करनी है। तो मैं अगर 100% कवर करने का सोचूंगा तो कभी नहीं होगा। तो हमको बहुत स्मार्टली सिलेक्ट करना है कि मैं 90 से 95% कवर करूं, क्योंकि उसमें जितना आपको एनर्जी चाहिए ना, बचे हुए 5 में उससे 10 गुना ज़्यादा चाहिए। तो उसको छोड़ के चलो। ट्रेनिंग भी बड़ी मुश्किल होती है।
कौन सी ट्रेनिंग? सिर्फ आईपीएस की मुश्किल है, आईपीएस की मुश्किल हाँ, होती है। बाकी तो नॉर्मल है। और आईपीएस की भी कोई मुश्किल नहीं है। जो हमारे बैच में सबसे अनफिट लोग थे ना, उनको भी फिट बना दिया ट्रेनिंग ने। तो मुश्किल क्या, अच्छी बात है। कई लोग यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए बहुत सारी उसमें कई लोग गलत फहमियों में भी चले जाते हैं। कई लोग बहुत सारे मॉक इंटरव्यू करते हैं, उससे उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। तो इंटरव्यू करने के टिप्स में 3-4 बातें मैं कहता हूँ कि इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट नहीं है। कई लोग नॉलेज तो आपका प्रीलिम्स में हो गया, मेंस में हो गया, तभी तो आप छट करके टॉप 3000 में आए हो 15 लाख में से। तो ये नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो पर्सनैलिटी में वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई यूपीएससी को क्या चाहिए। सबसे पहले हमें देखना चाहिए, उनको एक इंटेलिजेंट आदमी चाहिए, उनको एक ऐसा चाहिए मोटिवेटेड हो, जो लाइफ में पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं सोचता हो, ठीक है। जैसे जो बहुत इरिटेटेड लोग होते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, जो जिनको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, वो कभी अच्छा थोड़े कर सकते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। निर्णय भी नहीं ले सकते वो, हाँ। अच्छे डिसीजन मेकर चाहिए। तो ये जो नेगेटिव ट्रेट्स है ये नहीं होने चाहिए। आप पॉजिटिव पर्सनालिटी में आशावादी लोग हों, जो लोगों की हेल्प करें, जो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे निर्णय लें, मतलब डिसीजन मेकिंग जिनकी अच्छी हो, ठीक है ना। और जो लोगों में जिनका ईक्यू अच्छा हो, ईक्यू होता है इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो दूसरों की भावनाओं को समझ के एक्ट करें, जिनमें पेशेंस भी हो, जिनमें कमांड भी हो, जिनमें डिसीजन लेने की क्षमता हो, और जो जैसा मैंने कहा था कि नॉर्मल इंटेलिजेंस भी हो और इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो, दूसरों की भावनाओं को समझ के तब रिएक्ट करें। हैं? तो ये सारे बहुत सारे गुण जो है इंटरव्यू आपके देखता है, इंटरव्यू बोर्ड, और तब आपको नंबर देता है। कई बारी हम लोग मॉक इंटरव्यू के जाल में फंस जाते हैं, उससे हमारे बहुत सारे नंबर कट जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन करते हैं। जो आप आजकल मैं रील्स देखता हूँ, दुनिया भर की फर्जी रील्स चलती हैं, जने वो ऐसे क्वेश्चन दिखाएंगे जो कभी पूछेगा ही नहीं बोर्ड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोशल मीडिया पे घूम रहे होते हैं जो कभी नहीं बोर्ड पूछेगा, क्योंकि बोर्ड तो एक सेंसिबल लोग बैठे हैं वहाँ, फालतू लोग नहीं बैठे हैं। तो वो आपकी जैसे कि मैं एक रील ही देखी तो उसमें आता फलां से शेर जो है किसने लिखा था, कुछ शेर व शायरी पे ही था। तो होते हैं इस तरह के, अब खाना बना लेते हैं, नहीं बना लेते, महिला को खाना बनाना चाहिए, पुरुष को खाना बनाना चाहिए, इस तरह के प्रश्न। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमें एक कॉलम आता है, आपको फॉर्म भरते हो आप कि भाई आपने एजुकेशन कहाँ से की, कहाँ के रहने वाले हो, हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपके सब्जेक्ट्स क्या थे। तो ये आपके बारे में एक बेसिक जानकारी आ गई। इनसे रिलेटेड सवाल पूछेंगे। अच्छा, मान लिया मैंने कहा मैं गांव कुराना का रहने वाला हूँ, या मेरे इंटरव्यू की मैं बात करूँ तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट उन दिनों करनाल भरा हुआ था। अच्छा, आज तो पानीपत जिला था ही नहीं, तो वो तहसील था। तो उन्होंने कहा करनाल के बारे में कुछ खास बताइए। करनाल नाम कैसे पड़ा? मैंने कहा कर्ण से पड़ा। तो फिर मुझे कर्ण जो है, क्या उसने सही किया था? क्या उसने दुर्योधन का साथ देके सही किया? ये क्वेश्चन हो गया। तो मेरे ये बायोडाटा समझ लो, उससे क्वेश्चन निकलते हैं। तो जो आप कह रहे हो ना, अगर आपने अपनी हॉबी में भर रखा है कि मैं जो है कविताएं लिखती हूँ या मुझे साहित्य पसंद या है, शेर व शायरी का शौक है, तब आपसे पूछेंगे। ऐसे थोड़े हर किसी से पूछ लेंगे। अच्छा, आप कह दीजिए। एक बात हो रहा है ना, मैंने कहा पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये नॉलेज टेस्ट नहीं है। अगर आपका कोई शेर व शायरी में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी किसी ने पूछा ये किसका शेर, अब नहीं सर नहीं पता। अब ये नहीं पता बोलना, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। बताइए। नहीं पता है तो बताते समय थोड़ा शर्मिंदा भी होंगे शायद? नहीं, क्या जरूरी है। देखो, नहीं पता भी आपको कॉन्फिडेंस से बोलना आना चाहिए। आर्ट ऑफ सेइंग नो। भाई आप मीडिया में हो, हैं, ठीक है ना, और आपसे मैं कहूँ क्रिकेट का ये जो है वो गली कहाँ होती है, आप कहते हो नहीं पता मुझे। नहीं पता, हाँ। ठीक है, क्या बात है, यू आर नॉट सपोज टू नो ना। भाई आप दुनिया के 1000 नॉलेज तो गूगल के पास भी नहीं है। कुछ चीजें गूगल पे छापोगे ना, वो भी नहीं बता पाता। तो आपको दुनिया की हर चीज नहीं आनी चाहिए। या फिर मैं ये भी कहूँ, जैसे हमारी शुरुआती जो क्लासेस होती है ना सर, उसमें हमारी मास्टर नहीं पूछती थी इस सवाल का उत्तर बताओ, हम अगर मना कर देते थे तो वो भी बेइज्जती करती थी। देखो हमको भी होती थी बेइज्जती। वो फर्क है, दोनों चीजें में फर्क है। मैं यहीं पे आ जाता हूँ। तो हम यहीं से ही वैसा महसूस करना शुरू कर लेते हैं। मेरा एक मैथ टीचर है, उसने कल आपको सिखाया 5 7 35 होता है, और अगले दिन आप 5 7 35 नहीं बता पाए, तो खराब लगेगा ना। वही कल ही तो बताया था, आप नहीं बता पा रहे हो, तो बेइज्जती वाली बात है। किंतु मैथ का टीचर आपसे पूछे कि वो जी जो हार्ट में वो छेद कैसे, वो मतलब कैसे आर्टरी काम करती है, नहीं पढ़ा मैंने, आप कह सकते हो नो सर, सॉरी सर, मुझे नहीं पता। तो मतलब सेइंग ग्रेसफुली कि सॉरी सर आई डोंट नो। कई बार क्या होता है, हमें पता होता तो भी भूल जाते हैं। तो आप कहते हैं सॉरी सर आई नो द आंसर बट एट दिस टाइम आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट।
नहीं याद आ रहा जी। तो ये आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है कि आपको कोई इसमें शर्म नहीं आ रही है। आप दुनिया में नोबडी इज एक्सपेक्टेड टू हैव 100% नॉलेज। तो इसलिए ये भी एक आर्ट है, मतलब आर्ट ऑफ सेइंग नो। आपका कॉन्फिडेंस भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरव्यू बोर्ड आपकी पर्सनैलिटी को असेस करता है कि आप एज ए सिविल सर्वेंट कैसा परफॉर्म करोगे। कोई और टिप्स है सर जो आप देना चाहिए इस समय जो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं? आप अपने अनुभव से। अपने अनुभव से तो मैं यही कहूँगा कि एक तो अपना फोकस्ड रहें, दूसरा गलत लोगों से और गलत एडवाइस से बचें, क्योंकि बहुत सारे हम एनर्जी उसमें भी खो देते हैं। यूट्यूब इंस्टाग्राम आजकल है भी हमारा एक सलाहकार, ये दो सलाहकार हैं, उसमें अच्छा मटेरियल भी है, ऐसा नहीं कि सारा खर्च, किंतु हम उसमें मान लिया 10% अच्छा 90% बेकार है, और मैंने बेकार उठा लिया तो मैं तो चौपट हो गया ना, वेस्ट हो गया। तो हमें वो स्मार्ट स्टडी का वही मतलब है, स्मार्ट स्टडी का यही मतलब है कि मेरा रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मैं टाइम को बेस्ट रूप से मैनेज करूं, वेस्ट ना करूं फालतू की चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लोगे, जो जितना अच्छा करेगा उतना ही टॉप पे जाएगा। इसमें कोचिंग सेंटर में भी हम माने कि अगर हम नहीं जा सकते तो भी घर बैठ के कर सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है। शहर में नहीं जा सकते तो गांव में बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट। एक तो मैंने बोला 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कम से कम 2 साल। दूसरा फोकस्ड, बाकी हर चीज़ से अपने को काटना है, शादी ब्याह ये वो सोशल मीडिया हर चीज़ से काटना है। फोकस्ड रहोगे तभी मेरा ध्यान 100% उसमें रहेगा ना। तीसरा फिर मैं जो है टाइम मैनेज करना सीखें, फालतू की पढ़ाई ना करें, एकदम जो रेलेवेंट पढ़ाई हो करना। फालतू की जैसे? अरे फालतू की पढ़ाई, एक किताब है हिस्ट्री, उसको आप 50 किताबों से भी तैयार कर सकते हो और 2 से भी तैयार कर सकते हो। ये भी है ना। तो फालतू की पढ़ाई नहीं करनी, रेलेवेंट पढ़ाई करनी है। इसको मैं कहता हूँ रीडिंग स्किल। फिर राइटिंग स्किल, आंसर कैसे अच्छा लिखना है, टाइम कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें जितने स्मार्टली, जितने अच्छे से हम करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। और ये जो बातचीत है, जितने भी दर्शक इस समय मुझे देख रहे हैं, ये इनसे मैं पहली बार मुखातिब हुई हूँ। बहुत कम सवाल मैंने अब की बार किए हैं। आप लोगों का भी कोई प्रश्न हो तो मुझे ज़रूर लिख के भेजें। इनको हम दूसरी बार बुलाएंगे, मेरे सवाल भी होंगे, आप दर्शकों के भी सवाल होंगे, और मेरी आपसे गुजारिश, भी पूछ सकते हैं सोनिया जी, मैं कतई तैयार रहूंगा। आप तैयार रहोगे? नहीं सर, आपको दोबारा बुलाएंगे और आपको आना पड़ेगा सर, ये मेरी दरख्वास्त आपसे। पक्का आऊंगा एकदम। आप सवाल मुझे लिख के भेजिएगा। और आप कॉमन मेरा ईमेल दे सकते हैं, उस पे मुझे कोई जुड़ना चाहेगा तो मैं उससे भी जवाब देके लोगों को गाइड करता हूँ। मैं मेरे अपने पेज हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब है, उस पर भी गाइड करता हूँ। किंतु 1-to-1 किसी को प्रॉब्लम आ रही हो वो किस नाम से है सर? जैसे आपको कोई अशोक कुमार IPS रहता है सब जगह अशोक कुमार IPS। आपको मेल करें तो ashokIPS89@gmail.com। ओके। तो ये आप, मेरा बैच है, ashokIPS89@gmail.com। सिंपल है वो भी। लेकिन यहाँ भी पूछ सकते हैं आप सर से सवाल, लेकिन मेरे ज़रिए भी आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर भेजिएगा। इनको हम दोबारा बुलाएंगे और एक लंबी बातचीत करेंगे यूपीएससी पर, इनके अनुभवों पर, और इनके साथ साथ हम बात करेंगे हरियाणा के खेलों के इतिहास पर और खेलों के भविष्य पर भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राम राम, बहुत शुक्रिया।